सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 7 जुलाई 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी खुली जंग की धमकी, कहा डील करो वरना 1 घंटे में तबाह कर देंगे पुल और एनर्जी सिस्टम। ईरान का ट्रंप को 2 टूक जवाब, कहा हमसे इज्जत से पेश आओ वरना दूसरी जुबान में मिलेगा जवाब। जंग का माहौल हो रहा तैयार। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में तेल ढोने वाले 2 जहाजों पर हमला, एक जहाज में लगी आग, ईरान पर इल्जाम, फिर जंग से पहले वाले हालात। गजा से आई बहुत बड़ी खबर, हमास ने 20 साल बाद खत्म कर दी अपनी हुकूमत, कर दिया बड़ा ऐलान। सूडान में सोने की खान बनी कब्रगाह, माइन ढहने से 15 मजदूरों की दर्दनाक मौत, सोने का काला राज बताएंगे हम। इसराइल ने जॉर्डन को दिया बड़ा झटका, गर्मी में जॉर्डन पानी को तरसा, समझौता रिन्यू करने से इनकार। फ्रांस के सदर एमनुअल मैक्रों पहुंचे सीरिया, बशर अल-असद के बाद किसी बड़े मगरबी लीडर का ये पहला दौरा। और आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई का जनाजा पहुंचा कुम शहर, जामकरान मस्जिद में उमड़ा लाखों अज़ादारों का सैलाब। हेडलाइंस जितनी थी भारी उससे कहीं ज्यादा हैवी होंगी खबरें। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की आखिरी रस्मात के दौरान एक बार फिर ईरान को बड़ी तबाही और दोबारा जंग छेड़ने की धमकी दे दी है। ट्रंप ने ईरान को 2 ऑप्शन दे डाले हैं, या तो हमारी शर्तों पर डील करो या बड़ी तबाही झेलने के लिए तैयार रहो। और इस धमकी के साथ डोनाल्ड ने अपना अटैक प्लान भी खोल दिया है। 6 और 7 जुलाई की रात आई ट्रंप की ये धमकी बेहद सीरियस मानी जा रही है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर ने साफ कहा है कि या तो ईरान अमेरिका के साथ डील करे वरना अमेरिका बाकी काम भी पूरा कर देगा। क्या मतलब है? ट्रंप का कहना था कि अगर मिलिट्री कार्रवाई करनी पड़ी तो उसे पूरा करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, मिलिट्री एक्शन को। दोस्तों, इसके बाद ट्रंप ने तबाही मचाने का पूरा प्लान भी खोल कर रख दिया, जिससे पता चलता है कि अमेरिका की टारगेट लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से टारगेट्स जो हैं वो तय हैं, पहले से सेट हैं। ट्रंप ने बेहद सीरियस अंदाज में धमकाते हुए ईरान से कहा कि अमेरिका सिर्फ 1 घंटे के अंदर ईरान के तमाम पुल तबाह कर सकता है, उसकी एनर्जी सप्लाई ख़त्म कर सकता है, और वैसे भी अब ईरान के पास लड़ने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। धमकाने के बाद दुनिया को दिखाने के लिए सॉफ्ट हो जाने की ट्रंप की अदा भी निराली है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो डील करना पसंद करेंगे, हमला नहीं, क्योंकि वो 9 करोड़ ईरानी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। वो करोड़ों ईरानी जिनकी यकजहती, यूनिटी आजकल वो देख ही रहे हैं। दोस्तों, ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान में लाखों लोग अपने मरहूम रहबर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की आखिरी रसूमात में शामिल हैं, और ये तादाद करोड़ों में पहुंचती दिख रही है। और उस भीड़ को देख बौखलाए हुए ट्रंप उसी भीड़ को ये बता रहे हैं कि तुम्हारा ये मजमा मेरे रहमो करम पर लग रहा है, तुम्हारा फ्यूचर मेरे हाथ में है। यानी ट्रंप एक बार फिर साफ इशारा दे रहे हैं कि अगर ईरान अमेरिका की शर्तों पर राज़ी नहीं हुआ या झुका नहीं तो मिडिल ईस्ट में जंग का दरवाज़ा दोबारा खुल सकता है। ये तेज़ होती धमकियों को ज़रा सीरियस लीजिएगा। ये वही ट्रंप है जिन्होंने 2 बार ईरान पर जंग छेड़ी है। ये वही ट्रंप हैं जिनकी वजह से आयतुल्लाह अली खामनेई का जनाजा निकला। लिहाजा इस मुगालते में मत रहिएगा, ट्रंप तो बस बोलता है करता कुछ नहीं, तो ये ईरान में मजमा क्यों लगाए, ज़रा सोचिएगा। आगे बढ़ते हैं, ईरान का जवाब सुन लेते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से ईरान ने साफ कह दिया है कि हमें धमकाओ मत, अपने जामे में रहो, पजामे नहीं जामे में रहो, वरना हम तुमसे फिर दूसरी ज़ुबान में बात करेंगे अगर धमकाते रहे। और तुम भी जानते हो कि हम ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ईरान का मीडिया और दुनिया के दूसरे मुल्कों के अखबारों की यही हेडलाइंस कह रही हैं कि हमारे साथ बिहेव सही करो। ईरान से आई खबर और वार्निंग बेहद दिलचस्प है, ज़रा सुन लीजिए। ये क्या लिखा है? स्पीक विद रिस्पेक्ट मिस्टर ट्रंप, तमीज़ से बात कीजिए मिस्टर ट्रंप, यानी अपने जामे में रहो। दोस्तों, 7 जुलाई की रात ईरान की तरफ से आया ये जवाब ट्रंप की ताज़ा धमकियों के बाद सामने आया है। ये बयान ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर ज़ोलकद्र ने दिया है, जिन्हें ईरान की सिक्योरिटी के सबसे सीनियर ओहदेदारों में गिना जाता है। और ये सिक्योरिटी काउंसिल, ये बॉडी सबसे अहम है फैसले लेने में। इन्होंने
ट्रंप के उस बयान का जवाब दिया है जुल्कद्र ने, जिसमें ट्रंप ने 6 और 7 जुलाई की रात कहा था कि या तो ईरान अमेरिका की शर्तों पर डील करेगा या फिर अमेरिका बाकी काम भी पूरा कर देगा, यानी ईरान में टोटल तबाही मचा देगा हमले करके। जुल्कद्र ने कहा कि ट्रंप पहले भी ईरान को मिटा देने जैसी धमकियां दे चुके हैं, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि आखिरकार अमेरिका को ही सीज़फायर और बातचीत की तरफ आना पड़ा। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सीधी वार्निंग देते हुए कहा कि ईरानी लोग धमकियों की जुबान नहीं समझते, इसलिए ईरान से एहतराम के साथ बात करो, वरना हम तुमसे दूसरी जुबान में बात करेंगे। यानी ईरान का पैगाम साफ है, अगर अमेरिका ने फिर दबाव, धमकियों या हमलों का रास्ता चुना तो जवाब भी पहले की तरह सख्त होगा, शायद ज़्यादा सख्त होगा। कुल मिलाकर समझ में ये आ रहा है दोस्तों कि दोनों तरफ से सब्र का पैमाना छलक रहा है और माहौल एक बार फिर ख़राब होने के करीब पहुंच रहा है। बढ़ते हैं आगे। आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई का इंतकाम लेना अब ईरान की हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और ये इंतकाम लेकर ही दम लिया जाएगा। ये ईरान से आए लफ्ज़ हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि अपने मरहूम रहबर के कातिलों को सज़ा देना कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि ईरान का फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ अदा किया जाएगा। ईरान के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद रज़ा आरिफ ने ये बड़ा बयान दिया है। ये अहम कुर्सी पर बैठे हैं, एवं कोई बयान नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई के कातिलों को सज़ा देना ईरान की हाकमियत का फ़र्ज़ है और ये फ़र्ज़ स्ट्रेटजिक हिकमत अमली के साथ पूरा किया जाएगा, पूरी स्ट्रेटजी बना के। तो ईरान से बार बार इंतकाम की बातें हो रही हैं, किससे लिया जाएगा इसके बारे में अभी बात नहीं की गई है। बढ़ते हैं आगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ चलते हैं, जहां एक बार फिर से तहलका मच गया है। एक बार फिर से तेल ले जाने वाले 2 तिजारती जहाज़ों पर हमला हुआ है हॉर्मुज़ में। सीज़ फायर के दौरान हुए ये हमले बता रहे हैं कि मिडिल ईस्ट का माहौल एक बार फिर बिगड़ने के बेहद करीब पहुंच चुका हो। कितनी अलामतें दूँ आपको। ट्रंप का बयान, ईरान का वो पलटवार कि दूसरी ज़ुबान में बात करेंगे, और अब 2 जहाज़ों पर हमला। एक तरफ ईरान में आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई की आखिरी रस्मात चल रही हैं, तो दूसरी तरफ 7 जुलाई की सहर करीब 5:45 बजे आई इस खबर ने बढ़ती टेंशन की तरफ साफ इशारा कर दिया। यह भी सुबह में 5:45 बजे खबर आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजर रहे 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया। इनमें से एक जहाज़ में आग लग गई, जबकि दोनों जहाज़ों को भारी नुकसान पहुँचने की खबर है। आग जो लगी है जहाज़ को, उसका क्या हुआ नहीं पता। दोस्तों, अभी तक ये साफ नहीं है कि हमला किसने किया। हालांकि एक अमरीकी हुक्काम के हवाले से आई रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि ईरान की IRGC ने इन दोनों तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाया। ईरान पहले भी कह चुका था, अगर हमारे डिसाइड किए रूट के अलावा कहीं और से जहाज़ ले जाओगे तो फिर मुश्किल होगी। लेकिन IRGC ने ऐसा किया। इस दावे की अभी तक कोई आज़ादाना तस्दीक सामने नहीं आई है। फिलहाल किसी के मारे जाने की खबर नहीं है, लेकिन दोनों जहाज़ों को नुकसान पहुंचा है और एक जहाज़ में आग लगने की भी तस्दीक हो चुकी है। दुनिया भर की ग्लोबल हेडलाइंस यही कह रही हैं, जो सुबह 6 बजे के करीब छपी हैं। यानी सीज़ फायर कागज़ों पर चाहें जितना ज़िंदा दिखाई दे रहा हो, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में फिर शुरू हुए ये हमले बता रहे हैं कि टकराव की आग अब भी पूरी तरह बुझी नहीं है और इस आग में जहाज़ झुलस रहे हैं। हो ये भी सकता है कि ईरान की आड़ में कोई तीसरा कुछ कर रहा हो। बहुत से फेक अटैक होते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब उस बड़ी खबर का रुख करते हैं जो पिछले 20 सालों में गज़ा के सियासी एतबार से सबसे बड़ी खबर है। गज़ा में हमास ने अपनी हुकूमत ख़त्म कर दी है। ये इसराइल के वापस जंग छेड़ने के मंसूबे के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि गज़ा को अब वही टेक्नोक्रेटिक कमेटी संभालेगी जिसे सीज़ फायर के दौरान चुना गया था। गज़ा से आई ये बहुत बड़ी अपडेट गज़ा की पूरी तस्वीर बदल सकती है। हमास ने करीब 20 साल से गज़ा चलाने वाले अपने हुकूमती निज़ाम को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है, अपनी हुकूमत ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, हमास ने कहा है कि उसने गज़ा को चलाने वाली अपनी इमरजेंसी कमेटी भंग यानी डिज़ोल्व कर दी है, ताकि गज़ा का इंतज़ाम अब नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गज़ा के हवाले किया जा सके। 6 जुलाई की रात हमास के सियासी ब्यूरो के तर्जुमान हाजिम कासिम ने ये कहा कि हमास अब गज़ा का इंतज़ाम अपने हाथ में नहीं रखेगा। हम नहीं देखेंगे अब गज़ा को, ताकि इसराइल के पास जंग छेड़ने
और हमलों को जारी रखने का कोई बहाना न बचे, क्योंकि वो कहता है हमास के हाथ में निज़ाम है। हाज़िम कासिम ने कहा कि हमास नई एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी को हुकूमती जिम्मेदारियां सौंपने के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमास चाहता है कि ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर जल्द से जल्द पूरा हो। दोस्तों, 2007 से गज़ा पर हमास का कंट्रोल रहा है। ऐसे में अगर ये फैसला अमल में आता है तो पहली बार गज़ा का सिविल इंतज़ाम किसी दूसरी कमेटी के हाथ में जाता दिखाई देगा। यानी गज़ा की जंग के बीच हमास ने एक ऐसा सियासी कदम उठाया या सीज़ फायर के बीच जो आगे चलकर पूरे फ़लस्तीन के मंजरनामे को बदल सकता है। लेकिन इसराइल को हमास के इस कदम पर यकीन नहीं है। उसे लगता है कि हमास गज़ा की हुकूमत में अपना दखल और टांग बरकरार रखेगा और इसराइल तब तक अपने हमले नहीं रोकेगा जब तक हमास अपने हथियार सरेंडर नहीं कर देता। ये इसराइल की शर्त है। उधर टेक्नोक्रेटिक कमेटी ने कहा है कि वो गज़ा का निज़ाम संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो सियासी एतबार से गज़ा में एक नया सवेरा आने जा रहा है। सूडान में एक सोने की खान ढहने से कम 15 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हादसा मुल्क के शुमाली हिस्से में मिस्र की सरहद के करीब मौजूद एक बंद पड़ी गोल्ड माइन में हुआ। 6 और 7 जुलाई की रात मिली खबर के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि कई मजदूर चोरी छिपे इस बंद की जा चुकी खदान में खान के अंदर सोना निकालने गए थे। तभी खान का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में 15 मजदूरों की मौके पर जान चली गई, जबकि एक दूसरा शख्स जख्मी हुआ है। दोस्तों, साल 2023 से जारी सिविल वॉर ने सूडान की इकनॉमी को बुरी तरह से तबाह कर दिया है। रोज़गार ख़त्म होने की वजह से बड़ी तादाद में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर बंद पड़ी सोने की खानों में उतर रहे हैं और यही मजबूरी अब लगातार ऐसे दर्दनाक हादसों की वजह बन रही है, उनकी जान ले रही है। वैसे सूडान की जंग की एक बड़ी वजह ये सोना भी है जो अब उसके लोगों का ही दुश्मन बन गया है। इसराइल और जॉर्डन के रिश्तों में एक बार फिर बड़ी दरार पड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि जॉर्डन प्यासा है, पानी मिल नहीं रहा और ये इसराइल की वजह से हो रहा है। इसराइल ने जॉर्डन के साथ पानी का अहम समझौता आगे बढ़ाने से, रिन्यू करने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद जॉर्डन में भारी नाराज़गी बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1994 के अमन समझौते के तहत इसराइल हर साल जॉर्डन को तय क्वांटिटी में पानी देता है। इसके अलावा 2021 में एक अलग समझौते के ज़रिए ये सप्लाई और बढ़ाई गई थी, लेकिन अब उस समझौते की मियाद ख़त्म होने के बाद इसराइल ने उस समझौते को दोबारा रिन्यू नहीं किया और इसकी कोई वाज़ेह वजह भी नहीं बताई। 7 जुलाई की सुबह आई रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि इसराइल ने समझौते को जॉर्डन के रवैये और दोनों मुल्कों के रिश्तों से जोड़ दिया है। उधर जॉर्डन के हुक्काम का कहना है कि पानी का मसला उनके लिए बेहद अहम है और ये दोनों मुल्कों के अमन समझौते का भी हिस्सा है। यानी गज़ा जंग के बाद से दोनों मुल्कों के बीच बड़ी तलखी अब पानी जैसे अहम मसले तक पहुंच चुकी है, जिससे इसराइल और जॉर्डन के रिश्तों में तनाव और बढ़ सकता है। खबर में एक मालूमात ये भी है, एक पार्ट ये भी है कि शाह अब्दुल्ला जो हैं जॉर्डन के, उनसे बार बार मिलना चाहता था नेतन्याहू और शाह अब्दुल्ला इनकार करते रहे, इस समझौते को लेकर भी और दूसरे समझौते को लेकर भी। और ये सिलसिला मार्च 2026 से चल रहा था। तो अंदर खाने फिर ये कदम उठाया गया कि फिर झुकाया जाए और वापस मेज़ पर लाया जाए बातचीत करने। अब पता नहीं वो क्या चाहता होगा, अब्राहम अकॉर्ड या कुछ और। फ्रांस के सदर एमनुअल मैक्रों अब नए निज़ाम वाले सीरिया पहुंच चुके हैं, अहमद अल-शरा के सीरिया। दोस्तों, बशर अल-असद की हुकूमत गिरने के बाद किसी बड़े मगरबी मुल्क के लीडर का ये पहला सीरिया दौरा माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एमनुअल मैक्रों अब सीरिया की नई क़यादत से मुलाकात करेंगे, नई लीडरशिप से, और इसके बाद तुर्की जाएंगे जहां नेटो समिट में हिस्सा लेंगे। दोस्तों, इसी समिट में सीरिया के सदर अहमद अल-शरा की भी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी सीरिया में हुकूमत बदलने के बाद अब मगरबी मुल्क भी नई क़यादत के साथ अपने रिश्ते आगे बढ़ाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अल-शरा और मैक्रों ने दोनों मुल्कों के बीच क्या डील की है, इसकी तफसीलात सामने नहीं आई है। एमनुअल मैक्रों यूं ही तो सीरिया नहीं गए। गज़ा को लेकर अब फुटबॉल की दुनिया से भी एक बड़ी आवाज़ उठी है और ये खबर आज पूरी दुनिया में गूंज रही है। और जो कहा गया है वो सुनिएगा। मिस्र की फुटबॉल टीम के हेड कोच हुसाम हसन ने फ़लस्तीनी लोगों के साथ हो रहे
सलूक या बदसलूकी और जुल्म को पूरी दुनिया के लिए शर्मनाक बताया कि दुनिया को शर्म आनी चाहिए। 7 जुलाई की शहर में आई खबर के मुताबिक कल रात फुटबॉल वर्ल्ड कप की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुसाम हसन ने कहा प्रेस के सामने कि अगर किसी इंसान को फ़लस्तीनियों का दर्द महसूस नहीं होता तो उसके अंदर इंसानियत ही नहीं है, वो इंसान नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अरब दुनिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए शर्म की बात है, और सबसे ज़्यादा शर्म उन लोगों को आनी चाहिए जो फैसले लेने की ताकत रखते हैं लेकिन फिर भी खामोश बैठे हैं। दोस्तों, उनके इस बयान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद कई रिपोर्टर्स ने तालियां बजाकर उनका साथ दिया, यानी प्रेस भी इस बात को समझ रही है। हुसाम हसन ने फीफा और दुनिया भर के खिलाड़ियों से भी अपील की कि फ़ुटबॉल की ताकत का इस्तेमाल करते हुए फ़लस्तीनी लोगों के हक़ में आवाज़ उठाई जाए और दुनिया सिर्फ इतना कहे, फ़लस्तीनी लोगों को जीने दो, उन्हें अपने वजूद और अपनी ज़िंदगी में खुशहाल रहने दो। आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई का जनाज़ा अब ईरान के मुक़द्दस शहर कुम पहुँच चुका है। दारुल हुकूमत तेहरान में लाखों लोगों की मौजूदगी में निकले तारीख़ी जनाजे के बाद अब आखिरी रसूमात का अगला मरहला कुम में अंजाम दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जामकरान मस्जिद की तरफ लाखों अज़ादार लगातार पहुँच रहे हैं और वहाँ भी भारी भीड़ जमा हो चुकी है। दोस्तों, कुम में तुर्की से आए अज़ादार भी अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ इस तरह नारे लगाते हुए नज़र आए। जामकरान मस्जिद की तरफ बढ़ते हुए ये लोग नारे लगा रहे थे। कुम के गवर्नर का कहना है कि आज 7 जुलाई को जामकरान मस्जिद में आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई के जनाजे की नमाज अदा की जाएगी, जिसमें एक बार फिर लाखों लोगों की मौजूदगी की उम्मीद है। यानी दारुल हुकूमत तेहरान के बाद अब कुम भी अपने मरहूम रहबर को आखिरी सलाम पेश करने के लिए तैयार हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। और हमारा कल का स्पेशल एपिसोड जो हिस्ट्री पे हमने बनाया ऑपरेशन एजेक्स, उसे ना देखा हो तो प्लीज़ जाकर देखिए। अब से यहाँ से आपको तीसरा वीडियो मिलेगा। मैंने आज पोस्ट में भी उसका लिंक डाल दिया है और आज ही इंशाअल्लाह उसका दूसरा पार्ट भी जारी हो जाएगा। थैंक यू।